सभी फौजी भाइयों को, सरदार साहिबान व अधिकारीगण को जय हिंद। तो मैं आज नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगा बिजनेस के फंडामेंटल्स, मतलब कि बिजनेस में यूज होने वाली कुछ और टर्म्स के बारे में, ताकि कुछ क्लैरिटी हमको पहले से ही आए। बट उससे पहले मैं बात ये करना चाहता हूं कि मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप जब पेंशन आ जाएंगे, स्पेशली जो हवलदार तक या जेसीओ साहिबान तक जो मेरे सीनियर व जूनियर हैं, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं कि पेंशन आने के बाद आप क्या करेंगे आगे। क्या आपने कभी सोचा है? अगर सोचा होगा तो उसका क्या आपने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है? आपने कोई स्टेप्स लिए हैं? आज आप अपने आप को कहां पे आंकते हो कि हम पेंशन जाने के बाद सो एंड सो फील्ड में यहाँ पे ये बिजनेस या ये जॉब करके अपने आप को कामयाब बनाएंगे? क्या आप आने के बाद एक जो फौज में आप जिंदगी जी रहे हैं उससे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं? और आप ये भूल जाएं कि आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं अगर आपने सर्विस में रहते रहते, आर्मी की सर्विस में रहते रहते अपना जो आगे का प्रिपरेशन नहीं किया, तो शायद आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि तकरीबन हर एक फौजी आदमी ये सोचता है कि मुझे फौज पेंशन देगी और अच्छा खासा पैसा देगी जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आने के बाद, पेंशन आने के बाद घर पे आप बिना काम करे नहीं रह सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका पैसा आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे वहां पे लगा के और अपना अच्छा गुजारा कर लूंगा। दोस्तों, आप मुझे ये डिसीजन दो, अपना ये फाइनलाइज करो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप में से कौन कौन केवल गुजारा करना चाहता है या एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। क्योंकि तकरीबन हमारी जो एक उम्र जीने का जो समय होता है वो तो आर्मी में बीत जाता है दोस्तों। उसके बाद आने के घर पे आके आप क्या कोई लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है, ताकि हमने जो मेहनत किया लाइफ टाइम उसका कोई अच्छा रिजल्ट निकले? क्या आप ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं कि आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करें? तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। अभी तक आपने फौज में देखा होगा कि दुनिया भर की ट्रेनिंग्स की होंगी और उनका सिला आपको मिलता है। तो ऐसे ही सिविल में भी आकर आपको कामयाब होने के लिए ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आर्मी का जो ये बिजनेस स्कूल है, इसको आप पकड़ लें, इसको ना छोड़ें। देखिए, कोई भी फौजी आदमी आकर ना तो अंडे की रेहड़ी लगाएगा, ना सब्जी की रेहड़ी लगाएगा, ना वो कोई भी फास्ट फूड की छोटी मोटा कोई काम करेगा। बट कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि आप ये सोचोगे कि कम से कम हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर ये सोचें कि आपका जो मिला हुआ जो 35, 40, 50, 60 लाख रुपए वो बच जाएगा, तो दोस्तों आजकल 30, 35, 40, 50 लाख में कुछ नहीं आता। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जब आप इसकी वैल्यू आपको जब पता लगेगी, जब आप पेंशन आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप एक मकान बना लेंगे, 1-2 बच्चे की शादी कर देंगे, या आप कोई 1 या 2 प्लॉट लेकर डाल देंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें। और आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के ऊपर। देखिए, क्लास पे चलने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपका सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करने आपको पैसा नहीं लग रहा। आप वाहियात वीडियो को सब्सक्राइब करते हो, दबा के देखते हो, सारा दिन देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। वो आपकी लाइफ है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो सोचने का तरीका है, आप सोशल मीडिया पर क्या देखते हो, वो जो आपको अगर दर्शाना है ना, तो आप अच्छी वीडियो किसी को, नॉलेजफुल वीडियो आप किसी को, नॉलेजेबल वीडियो किसी को शेयर करोगे तो आपका व्यक्तित्व उसी से झलकेगा। तो आप ऐसी वीडियो शेयर करो ताकि आपका करेक्टर सुधरता चला जाए। जब तक आप आओगे, आप अच्छा खासा एक बढ़िया माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आप, मैं नहीं बोलता कि केवल मेरी वीडियो, बट इसके ऊपर मैं आपको पूरी वैल्यू दूंगा, क्योंकि मेरा ये विजन और मिशन है कि मैंने अपने फौजी भाइयों को इतना कैपेबल बनाना है कि वो आने के बाद कहीं चक्कर ना काटे। देखिए, एजुकेशन का ये हाल है आज की डेट में कि बीबीए करके एमबीए फाइनल होने वाली है, एमबीए कोई कर चुका है, इस टाइप की एजुकेशन लेने के बाद भी बच्चे मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं, वहां पे पूछते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो दोस्तों इन सब चीज़ों से उभारने के लिए ही मैंने अपने फौजी भाइयों के पास तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। और इवन फौज में आपको बहुत कुछ बताया जाता है कि अपना फाइनेंशियल गोल सेट करो, अपना फैमिली को लायक बनाओ, बट आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो आप सोते समय 1 घंटा इस चैनल को दें। जब आप इस चैनल को सोते समय 1 घंटा देंगे ना, और प्रॉपर अपनी, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, एक मोटी डायरी या नोटबुक लगाएं या रजिस्टर लगाएं, जिसमें कि आप वीडियो वाइज अभी मैं इसलिए ओवरव्यू चल रहा हूँ ताकि काफी लोग एक बार जुड़ जाएं, तो मैं मेन टॉपिक्स पे आना शुरू होऊंगा। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि बिजनेस के फंडामेंटल्स आप मोटा मोटा जान जाएं कि ये कीवर्ड्स वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, जिनका कि आपको हर जगह सामना करना पड़ेगा। तो मैं अभी उन्हीं की सीरीज 2-3 वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों पिछली वीडियो में लगभग हमने 50 वर्ड्स के ऊपर चर्चा की थी। अभी हम और लगभग 50 या उससे ज्यादा वर्ड्स पे चर्चा करेंगे, और फिर एक वीडियो और इसी चीज पे दूंगा। फिर उसके बाद हम सिस्टमेटिक बिजनेस प्लान के आगे के ऊपर बढ़ेंगे, आइडियाज के ऊपर बढ़ेंगे, ताकि बिजनेस आइडिया क्या क्या हो सकते हैं, कितने अमाउंट में कौन सा बिजनेस आइडिया कामयाब हो सकता है, उसका बिजनेस प्लान कैसे बनता है, बिजनेस प्लान के अंडर में आने वाली सारी चीजें वो कैसे कैसे करते हैं, उसके बाद लीगल, उसके बाद टेक्नोलॉजी, तो सभी के ऊपर आएंगे। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि जब तक आप टेंशन आओगे, अब आपका कितना टाइम बचा है वो आपको उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। जब आप आओगे तो आप इतने कैपेबल होगे कि आपको बिजनेस का पूरा ABCD पता होगा। और अगर आप इधर उधर के चैनलों को देखते रहेंगे, कोई एक वीडियो देख लिया, दैट्स ऑल हो गया, उसके बाद आपको मोटा मोटा पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, बस एक चीज का पता लग जाएगा, बट उसमें आपको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बताया जाएगा कि ये काम एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, या इसमें गो थ्रू कैसे ये काम को आप अंजाम दोगे। तो ये सब चीजें आप ये मत सोचो कि कोई बहुत बड़ा स्पीकर है, बहुत बड़ा कोच है तो वही आपको सिखा पाएगा। आप खुद भी सीख सकते हो, सिर्फ आपके पास टाइम नहीं है या आपका माइंडसेट वहां पे अभी काम नहीं कर रहा है उस डायरेक्शन में। तो आज हम ज्यादा ना लेक्चर बाजी करके अपने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद हम फिर लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लीजिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अभी देखते हैं कि बिजनेस फंडामेंटल्स क्या क्या है, उसमें बिजनेस में यूज होने वाले टर्म्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी दोस्तों जल्दी चलूंगा, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि वर्ड्स ज्यादा हैं और कवर करना है, और वीडियो भी थोड़ा सा ज्यादा लेंथी ना हो। तो मार्केट इकोनॉमी में, मार्केट में जितनी कंपनियां देश में या किसी कंट्री में जितनी कंपनियां होती हैं, वो सभी डिसाइड करती हैं कि क्या प्रोडक्ट या सर्विस होगा और क्या उसका प्राइस होगा, कैसे वो डिमांड और सप्लाई होगा। तो जैसे यूके, US, कनाडा, ये सभी जो कंट्री है, इनमें जर्मनी, फ्रांस, इनमें सभी में मार्केट इकोनॉमी होती है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। अपने इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे यहाँ पर कॉरपोरेट और गवर्नमेंट दोनों आपस में हिस्सेदार होती हैं कई जगह पे, और कई प्रोडक्ट एंड सर्विस में उनका इंटरफेयर होता है गवर्नमेंट का, ताकि जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल को हम कई तरीके से देख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। जैसे पहले, आज से 40-50 साल पहले जो प्रोडक्ट या सर्विस होती थी, फॉर एग्जांपल अपीयरेंस में, जैसे कपड़े पहनने में, खाने पीने में, आयुर्वेद या एलोपैथिक में, तो जो डिफरेंस होते थे वो वापस घूम के बिजनेस वहीं पे आगे खड़ा हो जाते हैं कि फिर उन्हीं चीजों को हम करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बिजनेस साइकिल में आता है। नेक्स्ट है बिजनेस के अप एंड डाउन्स। जैसे कोरोना में बिजनेस कहीं और चला गया था, मंदी भी आ गई थी, अब फिर दोबारा से कोरोना में एकदम डिजिटली हो गया था सब कुछ, अब वापस फिजिटल हो चुका है अभी। तो ऐसे करके अलग अलग साइकिल बिजनेस में आते हैं। जैसे किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में अगर हम देखें तो क्या होता है कि एक बार बिजनेस जब बेसिक से उठा था तो काफी उछाल लिया बिजनेस ने, फिर डाउन्स आ गया उसके अंदर, क्योंकि फिर उसमें क्या है कि ग्रोथ इतनी नहीं मिल पाई, या प्रोडक्ट एक बार चला फिर नहीं चला। तो ये भी एक बिजनेस साइकिल में आता है दोस्तों। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। आपको पता है कि महंगाई होता है, जब महंगाई होता है तो इसके कई कारण होते हैं महंगाई होने के, उनके ऊपर हम इन्फ्लेशन की क्लास में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है रिसेशन होता है मंदी में अमूमन क्या होता है कि लोगों की कुछ नौकरियां जाती हैं, कुछ पेमेंट्स कम होती हैं, तो इसके भी रीजन बहुत सारे होते हैं।
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के बारे में तकरीबन फौजी आदमी चर्चा करते रहते हैं कि हमारी जीडीपी अभी ऊपर चली गई, अभी नीचे आ गई। तो जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब किसी देश के अंदर अगर उसकी जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उनका जो वैल्यू होता है, उनका जो कंप्लीट सब मिलाने के बाद कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी जो वैल्यू होती है वो जीडीपी का, वो होता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब हमारी जीडीपी वर्ल्ड में 5वें नंबर की जीडीपी है, ठीक है। तो ये 2014 में 2 ट्रिलियन थी, अब 2023 में ये 3.75 ट्रिलियन आकी गई है। तो 5वें नंबर पे हमारा देश है अभी जीडीपी में। नेक्स्ट है रेगुलेशंस। तो बिजनेस कोई भी आप करो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अब वो एंटिटी वाइज या वेंचर वाइज अलग अलग होते हैं। जैसा आप लीगल स्ट्रक्चर तैयार करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रेगुलेशंस मिलेंगे, उनके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। सेम एज ए टैक्सेशन भी ऐसे ही है, एज इट इज जैसे रेगुलेशन है, जो उसके रूल्स होंगे उनके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, कॉर्पोरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेशन कुछ नहीं होता। कॉर्पोरेशन से अब ये वर्ड आप हर जगह सुनेंगे, कॉर्पोरेशन एक संस्था है, गवर्नमेंट की तरफ से एक संस्था है। अब उस कॉर्पोरेशन के जो छोटे छोटे भाग होते हैं, जैसे अलग अलग कॉर्पोरेशन है, जैसे आपने देखा होगा हरियाणा रोडवेज के ऊपर भी लास्ट में कॉर्पोरेशन लिखा होता है, ऐसे ही है ना। तो उसमें संचार विभाग एक अलग है, वो भी एक कॉर्पोरेशन है। परिवहन विभाग अलग है, वो भी एक कॉर्पोरेशन है। ऐसे ही जो कंपनियां, कोई भी एक कॉर्पोरेट बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट घराने से आता है। तो कॉर्पोरेट में सभी कंपनी में एक कॉर्पोरेशन है, एक छोटी संस्था है। उसमें आप जो भी चाहे प्रोडक्ट दे रहे हो, चाहे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक टाइप की कंपनी होती है जिसमें कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर वो कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसके जो ओनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनकी खुद की संपत्ति के ऊपर कोई आंच नहीं आती वो कंपनी, इसीलिए ये लिमिटेड लायबिलिटी है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका इवैल्यूएशन करने के लिए, उसको आंकने के लिए, उसकी कीमत आंकने के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है कि आपकी कंपनी में अगर कोई चीज की जांच करनी है आप, तो वो एक प्रक्रिया है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक प्रक्रिया है ताकि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है उसको जांच करने के लिए। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी विविधता और इंक्लूजन होता है समावेश। अगर हम हिंदी में बोलें तो डाइवर्सिटी मतलब कि जैसे आप एग्जांपल लेते हैं अपनी आर्मी का, अपने आर्मी के अंदर अलग अलग कास्ट से अलग अलग टाइप की रेजिमेंट भी बनी होती हैं, अलग अलग ट्रेड वर्क होते हैं हमारे। कोई खाना बना रहा है, कोई सफाई कर्मचारी है, तो कोई फायरिंग कर रहा है, कोई तोप पे खड़ा है, गनर है, तो कोई हाथ में बंदूक लेके वो राइफलमैन है, तो कोई टेक्निकल असिस्टेंट है, कोई ऑपरेटर है। तो ऐसे अलग अलग ट्रेड होते हुए भी कोई डाइवर्सिटी मतलब विविधता नजर नहीं आती। तो विविधताओं को का समावेश, डाइवर्सिटी एंड उनका इंक्लूजन मतलब उनका समावेश, की वहां पे कोई फर्क नहीं है। तो जो कोई भी एक कंपनी अगर आप बनाते हो तो उसके अंदर ऐसा ही एक कल्चर होना चाहिए। तो ये बिजनेस में आपको करना पड़ेगा, जैसे आपने फौज में देखा है, ऐसे ही अगर आप कोई कंपनी, कोई फर्म बनाते हैं तो डाइवर्सिटी को आपने इंक्लूजन करना पड़ेगा, उसका समावेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब झगड़े कहाँ नहीं होते, फौज में भी होते हैं, उनका भी रिजोल्यूशन होता है। ऐसे ही हमारे जो सिविल में भी, गांव देहात में, शहरों में, कंपनीज में, ऐसे ही कंपनी में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे वो किसी वेंडर के साथ हो, चाहे आपस में कर्मचारी के साथ हो, एक दूसरे एम्प्लॉय के बीच में हो, तो वो उनका निपटारा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब आपने कंपनी बना ली, उसके अंदर आपने 10 एम्प्लॉय रख लिए, अगर उनको आप इंगेज नहीं कर पाए तो वो खाली बैठे मक्खी मारते रहेंगे, तो क्या करोगे? अब जैसे फौज में आप रहते हो, हालांकि रोज लड़ाई नहीं लगती, बट आप क्या है, एंगेज रहते हो। तो ये आप देखो ना, फौज से बहुत कुछ सीख सकते हो आप। आपका एसएम साहब डेली क्या कर रहे हैं, आपके अफसर्स क्या कर रहे हैं, आपके जेसीओज, आपके बीएचएम, आपके आरएचएम, आपके सेक्शन नंबर 1 कैसे इंगेज करते हैं आपको, वहां से सीख के आओ सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेंसेशन। देखो कंपेंसेशन क्या होता है? कंपेंसेशन, जैसे आप फौज का एग्जांपल मैं आपको ज्यादातर दूंगा क्योंकि उससे जल्दी समझ में आएगा। कंपेंसेशन होता है कि एक कोई भी कर्मचारी या कोई भी एक सैनिक जो है, वो जो काम करता है उसके बदले उसको कुछ देना होता है,
गवर्नमेंट को या जो कंपनी ओनर है उसको, तो वो क्या देगा उसके बदले? कॉम्पनसेशन क्या होते हैं? सैलरी भी कॉम्पनसेशन में आती है, आपका ओवर टाइम भी कॉम्पनसेशन में आता है, आपके क्वार्टर्स का अलाउंस भी, एजुकेशन अलाउंस, आपके मेडिकल बेनिफिट, आपका जितना भी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, सारे कॉम्पनसेशन के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स। अब देखिए, एक स्टेक होल्डर्स होता है, एक शेयर होल्डर्स होता है। इनके अंदर आपको फर्क बताता हूँ। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी से किसी भी रूप से जुड़े हैं, कम्युनिटी के रूप से जुड़े हैं, कस्टमर के रूप में जुड़े हैं, एम्प्लॉय के रूप में जुड़े हैं, या शेयर होल्डर हैं, मालिक हैं, कर्मचारी हैं, लीडर हैं, कुछ भी है, या जो कस्टमर हैं, या सोसाइटी भी अगर उससे कहीं जुड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन एनवायरनमेंट है, उसमें किसी के बच्चे गांव में पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं कोई किसी यूनिवर्सिटी में, वो एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो अगर उन बच्चों का ग्रोथ होता है या वो बच्चे डीग्रोथ होते हैं तो उसका भी असर उनके ऊपर पड़ता है, तो वो भी स्टेक होल्डर्स ही कहलाएंगे। अब शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक होते हैं, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, बस फर्क इतना है। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, वो शेयर होल्डर है। सिंपल फंडा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं और सीईओ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, वो मालिक नहीं होते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा 20 तक हो सकते हैं, 21 तक हो सकते हैं। सेम है सीईओ, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, वो सबसे बड़ा लीडर या सबसे बड़ा, जैसे एक रेजिमेंट में सीईओ साहब सब सीईओ होते हैं, मतलब सीईओ अपने तो कमांडिंग ऑफिसर बोल देते हैं, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोल देते हैं। तो सीईओ जो होते हैं वो कर्मचारी, हाई लेवल के, सबसे टॉप लेवल के कर्मचारी होते हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिटेल करते हैं या अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हायरार्की। तो मैनेजमेंट हायरार्की आपने देखा होगा, मैं फौज के माध्यम से सारी चीज सिखाऊंगा, इसलिए ये आर्मी बिजनेस स्कूल है। आपने देखा होगा मैनेजमेंट हायरार्की, सबसे नीचे सिपाही होता है, उसके बाद लेफ्टिनेंट, उसके बाद ये जो रैंक्स होते हैं ये भी सेम आते हैं, और जो चैनल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे जो स्टेप बाय स्टेप लीडरशिप स्टेप्स होते हैं, जैसे पहले सेक्शन नंबर 1 है, फिर बीएचएम है, आरएचएम है, उसके बाद आरएचएम का जैसे वो हिरार्की में आ गया, वो रेजिमेंट लेवल में आ गया आरएचएम, रेजिमेंट हवलदार मेजर। तो ऐसे ही जैसे सीनियर जेसीओ आगे, बैटरी कमांडर्स आगे, और फिर 2IC साहब आगे, सीओ साहब आगे, फिर ऐसे ही रेजिमेंट में अलग अलग आगे। तो यही है ये मैनेजमेंट हिरार्की। ऐसी कंपनी में भी होता है, सेम कंपनी में भी डिपार्टमेंट वाइज भी अलग से हायरार्की होती है। तो वो सारी जोड़ने के बाद, जैसे आपने ये जेसीओ कैडर में पढ़ा होगा, जब हम उसका किसी इन्फेंट्री रेजिमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं या आर्टिलरी रेजिमेंट का स्ट्रक्चर, आर्मर्ड का किसी का बनाते हैं, तो वो सब हायरार्की ही होती है एक तरह से। मार्केट एंट्री सिंपल है, जब कोई भी नया बिजनेस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उतारता है या कंपनी अपना वर्चस्व मतलब बढ़ाना शुरू करती है, आगे बढ़ती है, मार्केट में कुछ सेल या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो मार्केट एंट्री कहलाता है। नेक्स्ट है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट एंट्री के बाद मार्केट के अंदर घुस जाना, मार्केट के जो दिल में बस जाना, वो पेनिट्रेशन होता है। मतलब कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, उनके अटेंशन को ग्रैब करना शुरू कर दें आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट है मार्केट एक्सपांशन। मतलब मार्केट एक्सपांशन और बिजनेस एक्सपांशन दो अलग अलग चीजें हैं। मार्केट एक्सपांशन होता है कि आपने जिस मार्केट में आप घुस गए उसमें आप एक्सपांड हो गए, पूरी मार्केट में फैल गई, ठीक है, या उसके बाद दूसरी मार्केट में फैल गए, ऐसे आपका या फिर आपने प्रोडक्ट अपना वाइडली कर दिया, है ना, एक्सपांड कर दिया, ये होता है। बिजनेस एक्सपांशन क्या होता है? जैसे आप पहले एक स्टेट में बिजनेस करते थे, आपने बिजनेस को कंट्री लेवल पहुंचा दिया, फिर एमएनसी बना दिया, मतलब आपने मल्टीनेशनल लेवल कंपनी, मतलब बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, ठीक है, इसको बिजनेस एक्सपांशन बोल देते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस आप काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी बिजनेस टू बिजनेस सेल परचेज कर रही है, या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। तो अलग अलग मॉडल होते हैं ये बिजनेस के। नेक्स्ट आगे लीड जनरेशन। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लीड जनरेशन, लीड का मतलब कस्टमर को एक्यूज करना, कस्टमर एक्विजिशन, ये वही होता है लीड जनरेशन। मतलब कि कस्टमर कैसे आए, उसके बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करती हैं कंपनियां। आप पता नहीं कितनी कंपनियों के कस्टमर हो गए आज। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मर्जर एंड एक्विजिशन, M&A। तो मर्जर्स मतलब ये होता है जैसे मर्ज होती है कोई भी दो कंपनियां, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैसे अभी बैंक्स को मर्ज किया था गवर्नमेंट ने, ऐसे ही आपने देखा होगा VI, वोडाफोन और आइडिया, तो वो VI बन गया, मर्ज हो गया आपस में। दूसरा उन्होंने आपस में संधि कर ली। नेक्स्ट है एक्विजिशन। एक्विजिशन होता है जैसे गूगल किसी ने किसी को खरीद लेता है, तो
खरीद लेना किसी को, आपस में समावेश हो जाते हैं खरीदने के बाद। वो अब उनको ही फायदा रहता है खरीदने के बाद, वही उनको उतना वैल्यू मिल गया और नाम उनका नहीं चल रहा, बट वो कुछ ना कुछ हिस्सेदारी वहां पे करके आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है, या फिर अपना कोई और वेंचर स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंचाइजिंग के ऊपर एक स्पेशल मैं आपको क्लास दूंगा कि कितने टाइप की फ्रेंचाइजी होती है, कैसे कैसे उसको आप बिल्ड करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं उसमें, और आप लेने के लिए क्या क्राइटेरिया किसी को फ्रेंचाइजी देने के लिए क्या क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर वही मैं जैसे बताया था कि किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस में दो वेंचर मिलकर काम करते हैं, तकरीबन ऐसे होता है, ज्वाइंट वेंचर पे ही काम होता है, कोलैबोरेट करके काम करते हैं। जैसे कोई एक फोन है, उसके सभी पार्ट कोई एक जगह नहीं बनते, तो सभी ज्वाइंट होकर एक प्रोडक्ट बनता है सभी कंपनियों से सामान लेके, तो इसको ज्वाइंट वेंचर बोल देते हैं। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिंपल है, कैश फ्लो बहुत ही क्रिटिकल है बिजनेस के लिए, मतलब कैश आया और कैश गया ये बहुत जरूरी आना जाना। जैसे हमारा शरीर में ब्लड आता जाता है ना, इसी टाइप से कैश रुकना नहीं चाहिए, ना तो आपके पास रुकना चाहिए ना बाहर रुकना चाहिए। तो ये एक कितना आया कितना गया स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट है बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन सिंपल है कि आपके बिजनेस की वैल्यू कैसे लगती है, कि आपको कस्टमर कितना लाइक करते हैं, आपके कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं, किस रेंज के प्रोडक्ट हैं, आपका कोई लीगल इशू तो नहीं है, आपको आपके सारे सब कुछ स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको इवेलुएट मतलब करना, वो बिजनेस वैल्यूएशन ऐसे लगती है। आपके पास कितना एसेट है, सब कुछ जोड़ जाड़ के आपकी वैल्यू, एक कंपनी की वैल्यू जो है ऐसे नहीं निकलती, बहुत कुछ उसमें शामिल होता है, तो इसके ऊपर मैं स्पेशल क्लास लूंगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फोरकास्ट। ये देखो दो चीजें होती हैं, फाइनेंशियल फोरकास्ट और फाइनेंशियल बजट। मतलब कि फोरकास्ट होता है मोटा मोटा, आपने आज सोच लिया कि मैं 3 साल के अंदर अंदर मेरा मार्केटिंग बजट ये है। अब मार्केटिंग फोरकास्टिंग ये है, तो आपने 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया मार्केटिंग का वो फोरकास्ट कर दिया। अब उसके ऊपर बजट बनेगा, बजट में कंप्लीट डिटेल आप लिखोगे कि इस 1 करोड़ रुपए में मैं या 50 लाख रुपए में मैं ये इस तरीके से मार्केटिंग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे करूंगा। तो फोरकास्ट मोटा मोटा हिसाब होता है, बजटिंग उसका डीप में चले जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। भाई कितना फायदा हुआ और कितना लॉस हुआ उसका स्टेटमेंट ये है। डिविडेंड तो आपको पता ही होगा कि तकरीबन आप शेयर मार्केट करते रहते हो कोई आदमी, तो शेयर मार्केट में होता क्या है कि डिविडेंड मिलता है कभी कभी। तो वो क्या होता है, जब आप किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं आपने, फॉर एग्जांपल 100 शेयर आपके पास है। अब 100 शेयर आपके पास है, आज कंपनी को अच्छा खासा बेनिफिट हो गया। अब कंपनी सोच रही है कि मैं शेयर्स का रेट बढ़ा दूं ताकि आपको बेनिफिट हो जाए, या फिर जितने शेयर आपके पास हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको डिविडेंड देके आपको बेनिफिट दे दूं। तो जिसके पास 100 शेयर, उसको 100 शेयर के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे 1-2% एक शेयर के ऊपर मान लो 5 रुपये, एक शेयर के ऊपर 2 रुपये ऐसे मिलता है। तो अगर आपके पास 100-200 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये डिविडेंड होता है। नेक्स्ट आते हैं बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी। ये दो तकरीबन मिलते जुलते मतलब है इनके, बट इनमें फर्क है। बैंकरप्सी में एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, लीगल तरीका होता है। अगर कोई अपने आप को दिवालिया घोषित करती है कंपनी, तो उसके ऊपर लीगली कार्रवाई होती है और उसकी संपत्ति को भी बेच के वो जो कर्ज उसने लिए हैं उनको पूरा किया जा सकता है। बट इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, इस पे कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती। मतलब कि अगर किसी ने किसी को कर्ज दिया है और वो लीगली नहीं दिया, इलीगली दिया है और उसने हाथ ला दिया, हमारे एक हरियाणा में कहावत है भाई, नाट्या और कर्जा पाट्या, तो ये वो वाली कहानी इंसॉल्वेंसी कि वो नाट गया भैया मेरे पास नहीं है पैसे, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर वो दे या ना दे, तो है दोनों का मतलब दिवालियापन ही। नेक्स्ट है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन मतलब होता है कि आपके पास जो भी चल संपत्ति होती है कंपनी के पास, वो उसको फ्री रहने देती है, उससे पैसा और बनाने की कोशिश करती है हमेशा। तो अलग अलग पैसे को अलग अलग एसेट्स या एसेट्स को भी अलग अलग तरीके से ऐसे सेट कर देना, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देना या ऐसी जगह रेंट वगैरह पे दे देना, कुछ भी करती है ताकि हर एक एसेट से पैसा आए। डेब्ट फाइनेंसिंग मतलब कि कर्ज लेके अपने खर्चों को चलाना, मतलब बैंक से या किसी से भी कर्ज लेके फाइनेंस करना अपनी कंपनी को या अपने बिजनेस को। नेक्स्ट है इक्विटी फाइनेंसिंग, मतलब सीधा सीधा कि शेयर्स बेच के फाइनेंस जुटाना, अपने पास लेना।
नेक्स्ट एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस को, आप देखिए स्टार्टअप और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। आप ये मत सोचना कि स्टार्टअप और बिजनेस सेम चीज है। स्टार्टअप भी बिजनेस है और बिजनेस भी स्टार्टअप हो सकता है, बट उनमें फर्क क्या है कि स्टार्टअप की एक अलग डेफिनेशन है कि स्टार्टअप कब काउंट होगा, उसका मैं स्टार्टअप के टाइम में आपको बताऊंगा। बिजनेस तो नॉर्मल कोई भी सेल परचेज करके मुनाफा कमाने वाला तो बिजनेस होता ही होता है, बट स्टार्टअप वो होता है जिसका कुछ खास क्राइटेरिया होता है, कोई खास इनोवेशन होता है या प्रोसेस में या प्रोडक्ट में, या कोई प्रोडक्ट में बहुत बढ़िया सुधार लेके आया, तो उसको कैसे आप काउंट कराएंगे, क्या चीजें आप गवर्नमेंट को बताएंगे या दिखाएंगे ताकि आपका स्टार्टअप में काउंटेड हो जाए वो। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने जितना लगाया उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न आया, वो ये होता है। नेक्स्ट है ड्यू डिलिजेंस, ये एक प्रक्रिया होती है कि आपकी बिजनेस में कोई भी चीज छूट चुकी है तो उसको पकड़ने के लिए, चाहे वो कोई ऑडिट हो चाहे कोई और चीज हो। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्शन, मतलब टैक्स का कटना। टैक्स क्रेडिट मतलब टैक्स जो कट गया था उसका अब ITR भरने के बाद वापस आपके अकाउंट में पैसा आ जाना, जो नॉन टैक्सेबल अमाउंट होता है उसके ऊपर जो टैक्स कटा था उसका वाला। नेक्स्ट है कैश रिजर्व। कैश रिजर्व मतलब वही है, अगर आप जो भी बिजनेस करते हैं आपको कुछ कैश रिजर्व, जैसे अपने बाइक में गाड़ी में हम तेल रिजर्व रखते हैं ना, बस वैसे ही कैश रिजर्व है। नेक्स्ट है कैश फ्लो प्रोजेक्शन, मतलब कि आपको बार बार अपने कैश फ्लो को देखना पड़ेगा, तो उसको कैसे प्रोजेक्शन में रखें, उसको कैसे मेंटेन करें, कैसे उसकी शीट बनाएं, वो है कैश प्रोजेक्शन, कैश फ्लो प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत हैवी वर्ड है। और फाइनेंशियल लेवरेज होता है कि आप, सिंपल सी भाषा में बताऊं तो आप पैसा उठाते हो बैंक से जिस भी रेट पे, फॉर एग्जांपल 10%, 12% इंटरेस्ट पे, और आप उससे कमाते हो 30%, 20%, 25%, तो ये एक तरह से फाइनेंशियल लेवरेज हो गया। ऐसे ही लेवरेज आइटम एक पैसा है, एक और टेक्नोलॉजी भी लेवरेज है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर खड़ा कर दिया तो आपको बार बार कमा के दे रहा है, तो ये सब लेवरेज वर्ड यहाँ पे इसलिए लगता है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, जिसने चार्ज लिया होगा कहीं क्वार्टर मास्टर का, लंगर कमांडर का, या मैस हवलदार का, या और कहीं किसी भी वेन्यू में चार्ज लिया होगा, तो ये है कि मतलब डिप्रिसिएशन उसके वहां पे, या किसी फंड का चार्ज लिया हुआ, तो उसमें क्या, जब ऑडिट होते हैं तो ऑडिट क्या ये STB वगैरह होती है, तो उसमें सभी सामान जो है डिप्रिसिएट होते हैं, मतलब एक साल के बाद उसकी कितनी कीमत घटी है ना, हर साल कीमत, अब वो अलग अलग मेटल वाइज होता है। नेक्स्ट है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, सिंपल फंडा, बिल्कुल समझने में आसान। आप एक जगह से दूसरी कंट्री में, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो तो आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा आपका पैसा, वही होते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ये यहाँ तक आज हम लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि 10-15 मिनट तक की वीडियो ही डालूं। तो दोस्तों अभी हमारे पास तकरीबन 50% डाटा और बचा हुआ है इसी फील्ड में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बाकी चीजें लेके आऊंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये नॉलेजफुल वीडियोस को देखो रात को, और अपने दोस्तों को शेयर करो। कुछ पैसा नहीं लग रहा है भाई, मेरे एक कमेंट्स में मुझे ये बता दो कि कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन बिजनेस सीखना चाहता है, ताकि मैं अपना टाइम वेस्ट करके आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वैल्यूएबल नॉलेज दे रहा हूँ। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, अब आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, ऐसी ऐसी क्लासेस यहाँ पे दूंगा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में बिना पैसे इतनी जबरदस्त जो नॉलेज है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, मतलब मेरा ये चैनल बना ही इस चीज के लिए है। मेरा विजन और मिशन ही ये है कि मैं अपने केवल और केवल फौजी भाइयों को उनकी बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैं सब कुछ समझाऊं, ताकि उनको क्लैरिटी आती चली जाए। धीरे 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 घूम घूम के वीडियोस देखोगे ना, क्लैरिटी आती चली जाएगी। जब आप लोग उस लेवल तक पहुंच जाओगे ना, तब मुझे थैंक यू बोलोगे कि सर आपने कभी कुछ शुरू किया था और आज उसका ये सिला मिल रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दोगे, ताकि मेरा जो विजन और मिशन है वो आप लोगों के साथ दिल से जुड़ जाए, और आप लोग भी इसमें शामिल होके हम सब एक साथ आगे बढ़े। क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लान बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सोचा कि मैं एक बड़ा बिजनेस प्लान बना रहा हूँ, उसमें मेरे फौजी भाई भी शामिल हो जाएंगे, और मैं साथ साथ उनको सिखाता भी रहूंगा, और मैं अपने लिए भी सीखता रहूंगा। आप लोगों से ही मुझे बहुत सीखने को मिलेगा। तो मैं एक्चुअली इंस्पायर हुआ हमारे एक फौजी भाई से, जिसने सैनिक कैंटीन का जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाया। बिजनेस बोलो सेवा बोलो, सेवा ही किया उन्होंने, क्योंकि वो सब फौजी भाइयों के लिए ही है। तो दोस्तों इसी के साथ अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।